हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग एनसीईआरटी की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 और इसका हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट किए थे। इसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए थे, इसे हम लोग पूरा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर। ये आपकी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है और आप देख सकते हैं हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट किए थे और चैप्टर का नाम था लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, जो आज के समसामयिक विषय के रूप में कहीं ना कहीं हर जगह आपको इसे सुनने को पढ़ने को मिलेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हों, तब भी आपको लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, समझ एक होनी चाहिए। आपको कुछ शब्द में लिखने को मिले तो लिखने को आना चाहिए। अगर हम इसके प्रश्नावली की बात करें तो देख सकते हैं इसमें हम कि यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे। आप इनके सामने आप लिखेंगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, पक्का नहीं। मतलब कोई लोकतांत्रिक है, जैसे हम पाकिस्तान को कहें कि पाकिस्तान अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, अलोकतांत्रिक कहता है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार में चीज़ें अलग हैं। जैसे भारत के संविधान में फेडरल गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो वो सिद्धांत और व्यवहार पे चलती हैं। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में तो लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है ये लोकतंत्र है या अलोकतांत्रिक है। तो आप देख सकते हैं पहला अगर देखें देश का, तो जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है, अधिकाधिक धर्म को नहीं मानते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जो धर्म को नहीं मानते हैं वो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। आप किस श्रेणी में इसे रखना चाहेंगे तो आप इसे अलोकतांत्रिक की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, रखना क्या है, अगर 3 ऑप्शन है तो इसमें यही आएगा। और बात करें अगर देश एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों में चुनाव क्या है जीतती आ रही है तो आप इसे इसी वर्ग में रखेंगे, किसमें, अलोकतांत्रिक है, एक दलीय व्यवस्था है जहां। ठीक है, और इसमें आप जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते, ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो उस देश का क्या संविधान है, ठीक है, इसे देखना पड़ेगा। और हम बात करें पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मौका देखना पड़ा है तो आप इसे लोकतंत्र की श्रेणी में रखेंगे कि जनता ने अपने मत के हिसाब से उसे क्या है वोट नहीं दिए। जो सरकार काम कर रही है उसे, जो अच्छा काम कर रही है जनता हित में, जनता उसे वोट दे रही है। हम बात करें अगर यहाँ तो देखेंगे यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है तो आप इसे कहेंगे ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा वहाँ कैसे काम होगा। संविधान के तहत चुनाव आयोग को जो शक्तियाँ मिली हैं, अगर वो उस आधारों पे काम नहीं करेगा तो फिर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करेगा। भारत में आपने देख सकते हैं टीएन शेषन के समय से चुनाव आयोग की शक्ति दिखी थी। इसके बाद लगातार कई चुनाव आयोग प्रमुख थे, उन्होंने अपना पावर और अपने आप को दिखाया, चूँकि चुनाव आयोग के रूप में स्थापित किया। और अगर हम इसके पहले क्वेश्चन की बात करें कि इसे हम पक्का नहीं में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही ये क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, हम अगर बात करें इसे, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। उन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरीके से करेंगे, वही पे सेम प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं। आप देख सकते हैं संसद सेना प्रमुख को ही क्या करेगी, मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं या पक्का नहीं में रखेंगे। ठीक है, कि संसद क्या करेगी, सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है, तो ये पक्का नहीं में रखेंगे। या क्योंकि लोकतांत्रिक में तो पक्का नहीं रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया में सेना की मंजूरी जब जनता ने दिया है तो संसद में बैठे लोग जब कोई कानून बनाते हैं तो पूरे देश का कानून या संप्रभु, संसद ही संप्रभु है अगर, तो सेना प्रमुख की, क्योंकि सेना, अगर हम बात करें
हाँ, अगर हम यहाँ सेना प्रमुख के रूप में अगर भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो क्योंकि अपने यहाँ क्या है, तीनों सेनाओं के प्रमुख को जो अपने यहाँ राष्ट्रपति के हाथ में इसमें दिया है, तो आप देख सकते हैं तो संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम लोकतंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर हम बात करें संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का क्या करेगा, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती है, तो ये लोकतांत्रिक श्रेणी में रखेंगे। हम बात करें अगर, ठीक है, देश की नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी देश से संधि नहीं कर सकते हैं, ये अलोकतांत्रिक है, ये पक्का भी नहीं है। मतलब कि देश का नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं, तो पक्का लोकतांत्रिक है ये। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है, हम बात करेंगे देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, ठीक है, जिसे मंत्री नहीं बदल सकते। तो ये पक्का नहीं है कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्थिक फैसले तो लेने का अधिकार अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ लोकतंत्र है। तो कह सकते हैं इस संदर्भ में कि जो अपने वित्त मंत्री हैं वो लोग या संसदीय गवर्नमेंट जो संसद की उनकी जो प्रमुख है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल, इस सभी अधिकारों के तहत आप देख सकते हैं आर्थिक फैसले लेते हैं तो केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि इसे किसमें अलोकतांत्रिक है, पक्का नहीं में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं इसे कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है और क्यों, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। पहला है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और क्या करते हैं, समान मानते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें टिप्पणी लिख सकते हैं कि जिन देशों में लोकतंत्र है, लोगों द्वारा चुने हुए तंत्र ही लोगों की क्या है, संप्रभुता, देश की संप्रभुता होती है, तो उसकी संप्रभुता की रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों और उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को स्थापित करते हैं। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं क्या कि लोकतंत्र के संदर्भ में कि लोकतंत्र में स्वतंत्र इसलिए खुद को लोग स्वतंत्र और समान मानते हैं कि सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। हम बात करें अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अगर दूसरे देशों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या करती हैं, दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सभी संसदीय भवन में या आप देख सकते हैं बैठते हैं लोग, तो किसी मुद्दे पर बैठक होती है, उस पर सुझाव और टिप्पणियाँ होती हैं, सभी की राय बारी बारी से सुनी जाती है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में जो संसद है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा प्रमुख बारी बारी से सभी संसदीय नेताओं को बोलने का जो है अधिकार देता है। तो ये अच्छी तरीके से व्यवस्था को सुलझाने की प्रक्रिया है या समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया है। हम बात करेंगे लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग क्या है, लोगों के प्रति सरकारें ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि जो भी वो कानून बना रही हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होती हैं, जो सरकारें बनती हैं वो जनता द्वारा चुनी गई होती हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे कि ये ज़्यादा प्रति उत्तरदायी हैं। अगर हम आगे चर्चा करें देखेंगे लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। आप देख सकते हैं
कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक सतत विकास की प्रक्रिया है। जिस तरीके से लोकतंत्र का विकास होता जाएगा उसी तरीके से उस देश में भी क्या होगा, विकास बढ़ता चला जाएगा। जब तक किसी भी देश में लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लोकतंत्र क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। उस विकास की प्रक्रिया में जब तक लोकतांत्रिक आदर्शों या आइडियाज को डेवलप या स्थापित नहीं किए जाएंगे तब तक क्या होगा, वो विकासशील की श्रेणी में ही रहेगा। जहाँ क्या होगी, जहाँ लोग अभी भी क्या है धर्म जाति को बढ़ावा देंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगी, लोगों में आपसी समझ बढ़ेगी, स्वतंत्रता समानता न्याय स्थापित होगा, अधिकार और उत्तरदायित्व तो बराबर की हिस्सेदारी होगी। इन देशों में क्या होगा, विकास की प्रक्रिया में धीरे 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 ये लोग विकास की, जैसे जैसे लोकतंत्र अपना विकास करता चला जाएगा उसी तरीके से आप देख सकते हैं उन देशों में क्या होगा, विकास की प्रक्रिया भी अधिक होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं विश्व में जो देश आज डेवलप कंट्रीज बोले जाते हैं, ठीक है, कुछ एक देश को छोड़कर जो अपने आप को डेवलप श्रेणी, जो क्या कर देते हैं, डेवलप कंट्री की श्रेणी में रखे जाते हैं या अपने आप को मानते हैं, तो जैसे चाइना हुआ, तो वहाँ क्या है, वहाँ ना जनता को वोट देने का अधिकार है, ना बोलने का अधिकार है, ना वहाँ स्वतंत्र प्रेस है, वहाँ की जो जनता है वो क्या है, मीडिया को कवरेज नहीं है, चाहे इंटरनेट को क्या है ब्लॉकेज है प्रॉपरली, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं, आगे हम बात करें अगर तो देख सकते हैं इस संदर्भ में पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसे कि इन सभी क्या होगा, इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखें। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोकतांत्रिक रखे गए हैं, कुछ अलोकतांत्रिक रखे हैं। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, ठीक है, जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो आप देख सकते हैं इस पुष्टि में क्या होगा, तो ये प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि एक मंत्री जो क्या करेगा, संसद में कुछ कानून पास करने होंगे। संसद में कानून पास करने की एक प्रक्रिया है। जब संसद उस प्रक्रिया को, उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाएगी। तो आप देखेंगे जिसे WTO ने जो मानदंडों को पुष्ट हो सके, वहाँ इस पर डिबेट हो सके, पास तभी होगा जब बहुमत के साथ पास किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में भी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर क्या है, मतदान में गड़बड़ी की गई थी। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रख सकते हैं, रखेंगे ही इसे, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया, मतलब वहां अलोकतांत्रिक तरीके से क्या हुआ, गड़बड़ियां हुई, तो उसे दोबारा से कंडक्ट कराया गया चुनाव इलेक्शन। आप देख सकते हैं संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक पहुंचा है। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में क्या है, 1/3 आरक्षण की मांग की है। आपको बता दें कि संसद की राज्यसभा में जो है वुमेन्स रिजर्व जो है, चुनाव में जो पॉलिटिकल क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में या संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात को 1/3 के रिजर्वेशन का जो बिल है वो राज्यसभा में, ठीक, अभी राज्यसभा में पेश किया गया है। राज्यसभा में पेश करने का कारण ये था कि अब ये बिल जब तक पास नहीं होगा तब तक ये कोलैप्स नहीं होगा और ये संसद में का हिस्सा बना रहेगा, इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन ये कई वर्षों की प्रक्रिया है, ठीक है। यूपीए सरकार के समय बिल रखा गया था और आज भी अटका हुआ है, जबकि एनडीए गवर्नमेंट का दूसरा टेन्योर चल रहा है। तो 10 साल की प्रक्रिया इधर होने वाली है, 10 साल से तो अभी भी अटका है। तो ये देखिए, क्योंकि अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां क्या हैं, भारत में महिलाओं के रिजर्वेशन की 1/3 की संसद में आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी में पहले से ही महिलाओं को क्या है, प्रतिनिधित्व देते हैं। हम लोग जाति, धर्म और लिंग के आधार पर
भेदभाव नहीं करते हैं। इस आधार पर कुछ लोगों पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? आप देख सकते हैं लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना क्या है? कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? आप देख सकते हैं कि विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर क्या करते हैं? सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं इस संदर्भ में कि स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होगा? अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। ये तर्क आप लिख सकते हैं कि यह संभावना है कि लोकतंत्र में क्या होगा? भारत में लोकतंत्र है, भुखमरी की संभावना, भारत सरकार इस पे कानून बनाती है। अब तो खाद्यान्न का अधिकार आपके पास है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। तो आप देख सकते हैं ये तर्क देने में इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं, बिल्कुल दिला सकते हैं। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में जानकारी या खबरें दे सकते हैं। ये स्वतंत्र जो है प्रेस की बात कर रहे हैं। 19(1) का आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इसे मूल जो दिया है। और स्वतंत्रता को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, सरकार को अगले चुनाव में डर होता है। ये भी होता है, डर होता है कि अगर मैंने इस पर काम नहीं किया तो उन्हें लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है, आप इसे नहीं कह सकते। जब इस पर कानून बन गया, अगर आप इस कानून को तोड़ेंगे तो आपको क्या होगा? सजा हो सकती है। ध्यान रखें आप इस चीज़ को। और हम बात करें, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांव के लोगों ने एक बैठक की, अपनी ज़रूरतों को क्या है? अपनी ज़रूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया है। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? आप देख सकते हैं कि इसमें से एक तरीका की बात की गई है। आप इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ें, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर के संदर्भ में भी क्वेश्चन काम आएंगे। आपको देख सकते हैं क्वेश्चन कि आपके क्वेश्चन के लेवल क्या हैं, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, आप उठा के देख सकते हैं। सीसैट से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में। तो आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। इन गांव के लोगों ने एक बैठक की, अपनी ज़रूरतों की और सरकार पर ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं अदालत में पानी को क्या है? अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए यह मुकदमा दायर किया, बिल्कुल सही बात है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ये भी बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं मतदाता ऐसा। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना और सरकारी अधिकारियों के पानी के लिए रिश्वत देना, आप देख सकते हैं यही प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही क्या है? अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं, याद रखिएगा इसे, ठीक है। आप देख सकते इस संदर्भ में लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। तो पहला है, ठीक है, देख सकते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है कोई तर्क है। तो आप देखते हैं सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क है, क्योंकि ऐसा कि देश में सेना सबसे अनुशासित है और भ्रष्टाचार में, इसलिए सेना को ही देश का शासन करना चाहिए। ये आप इस पे लिख सकते हैं कि सेना का काम देश की रक्षा और सीमाओं की रक्षा है, और लेकिन आप देश की शासन कैसे चलेगा, ये एक बेहतर शासक और शासन की व्यवस्था में नेता ही समझ सकता है, समाज सेवी ही समझ सकता है। आम समस्याएं क्या हैं, आम ज़रूरतें क्या हैं, वो शायद सेना प्रमुख को उनकी ना तो ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता होगा, ना ही शायद हमें लगता है उन्हें सिर्फ देश की रक्षा और सुरक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में, ठीक इस संदर्भ में
जनता को कैसे बचाना है, ये सेना का काम होता है। आप देख सकते हैं, इसलिए सेना को देश का सम्मान या शासन करना चाहिए। हम देख सकते हैं ये प्रक्रिया एकदम लोकतंत्र के खिलाफ जा रही है। आप बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही ये संख्या में क्यों ना हो। आपको यह लाइन पढ़ के अरिस्टोटल की एक लाइन याद आ रही होगी कि भीड़ तंत्र लोकतंत्र में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र में जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, लोकतंत्र का विकास हो जाएगा। ठीक है, लिटरेसी रेट का मतलब ये है लोग सिर्फ कागजों पे लिखना पढ़ना नहीं आना चाहिए, लोगों को वास्तविक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, लोकतंत्र शिक्षा का सही मतलब वही है कि सिर्फ किताबों से, जैसे एक होता है कि साक्षर, भारत में लिटरेसी रेट में रखा गया है कि जो अपना नाम लिख सके पढ़ सके वो शिक्षित है, उसे हम साक्षर कहेंगे। शिक्षित में अगर हम बात करें, शिक्षित में अगर देख सकते हैं कि शिक्षा में एक चीज़ कि शिक्षा जैसे जैसे लोगों को क्या है ज़रूरतें, शिक्षित वही है जो अपने अधिकारों को जानते हो और अपने उत्तरदायित्वों को भी जानता हो, स्वतंत्रता समानता न्याय को समझता हो, यही शिक्षित है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। तो हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उसकी संख्या कम क्यों ना हो। तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि बहुमत मतलब लोकतंत्र है, जिसे हम तर्क के खिलाफ देख सकते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ये लोकतंत्र की आलोचना में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश में धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। पहली बात, भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान ने कोई भी, आप देख सकते हैं कि कोई भी मतलब धर्म को क्या है अपनी संविधान का हिस्सा नहीं माना है। वो सभी धर्मों को क्या मानता है, समान मानता है। सभी धर्म का काम है ठीक है धर्म, लेकिन धर्म लोगों को कैसे जागरूक करेगा, ठीक, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा, धर्म शासन कैसे करेगा, ये धर्म का काम नहीं है, ये जनता, ठीक, ये समाज से भी राजनीतिक व्यक्ति ही काम ठीक तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक लोग तो अगर अध्यात्म में जाएंगे तो फिर पूरा देश अध्यात्म की ओर चला जाएगा, तो ये एक बैलेंस पावर खत्म हो जाएगी। तो धर्म गुरुओं का काम है धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आदमी को क्या है आत्म सम्मान से जीने की शिक्षा देता है। ठीक है, राजनीतिक मामलों में भी वो क्या करता है, लोगों को जागरूक करता है। हम देख सकते हैं विवेकानंद धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मामलों में क्या है देश को जागरूक किया। आप देख सकते हो लोगों को शिक्षा और धार्मिक शिक्षा की ज़रूरतों की जागरूक बनाया, पुनर्जागरण के रूप में स्थापित किया। हम देख सकते हैं धर्म गुरुओं पर शासन होना चाहिए। ठीक है, इनमें से अगर सभी धर्मगुरु देश पर शासन करेंगे तो हम मान भी लें भारत में बहुत धर्म हैं, बहुत संस्कृतियां हैं, तो सभी धर्म के लोग अगर बैठे होंगे तो कोई मंदिर बनवा रहा होगा, कोई मस्जिद बनवा रहा होगा, कोई गुरुद्वारा बनवा रहा होगा, कोई इसी सब कामों में धर्मगुरु लगे रहेंगे। देश कैसे चलेगा ये शायद उनको समझने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि जहाँ भी धर्म के द्वारा शासन होता है, हाँ, वहाँ अनुशासन और कंट्रोल होगा, लेकिन चीज़ें उतनी डेवलप नहीं होंगी। हम देख सकते हैं इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों समझते हैं। बेटी से आप मतलब पिता कह रहा, बाप कह रहा, मैं बेटी से बाप मतलब पिता अपनी बेटी से कह रहा है मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता, मतलब पहली ही श्रेणी पे क्या है अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का फॉलो हो गया है। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं, मतलब माता पिता की पसंद ही बच्चे की पसंद है। तो एक तरीके से क्या है थोपना हुआ हम। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं
छात्र से शिक्षक मतलब शिक्षक कह रहा है कक्षा में मतलब क्लास में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बांटो। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षक बचना चाह रहा है अपनी बात मतलब बच्चों की बात सुनने से कि आप हमसे कोई सवाल मत पूछो, मेरा ध्यान भटक रहा है। और यह भी क्या है, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अधिकारियों से कर्मचारी, ठीक है, तो कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे काम करने के घंटे में कानून के अनुसार कम कर दिए जाने चाहिए। तो कानून की बात है, तो ये प्रक्रिया है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संदर्भ में अपने सबॉर्डिनेट अपने सीनियर अधिकारी से कह रहा है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हल हो रहा है। हम देख सकते हैं इस देश में एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतांत्रिक कहेंगे या नहीं। अपने फैसलों के पीछे भी तर्क लिखें। आप इसमें लिख सकते हैं, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव नियमित रूप से होते हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चनों को अगर हम बदलने की प्रक्रिया शुरू करें, ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस के संदर्भ में, तो बदलना, पहला क्वेश्चन आपको बदल के दिखाते हैं। क्या आपकी राय, आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र में, ठीक है, या भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भारतीय संविधान सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। और चुनाव आयोग, क्या इसमें चुनाव आयोग नियमित रूप से क्या है, इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, आप इस पर समीक्षा टिप्पणी लिख सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, देख सकते हैं कि देश में अंतर्राष्ट्रीय, आप इस क्वेश्चन को समझिए, अपने तर्कों के साथ लिखिए, ठीक है, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण प्राप्त लिया है। ऋण के साथ यह तर्क शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो ऋण लिया था, ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना चाहें, क्योंकि इस क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन है, अगर आप किसी ऋण के साथ ये शर्त जोड़ लेते हैं कि वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करेगी, हाँ, ये जरूर हो सकता है जो ऋण जिस एजेंसी ने जिस काम के लिए दिया है उस काम में खर्च होगा, ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर। इस रूप में तो हो सकता है, लेकिन ये शर्त जुड़ी हो कि आप सिर्फ इस पे नहीं खर्च करेंगे, तो ये हो सकता है उन्होंने जिस काम के लिए ऋण दिया हो, क्योंकि देश की एजेंसियां जब सरकारों को ऋण देती हैं देशों को, तो उसके किसी विशेष एरिया को फोकस करके ऋण देती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अन्य किसी प्रक्रिया के लिए हो। तो देख सकते हैं भारतीय संविधान, क्या आप इस राय से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के तहत जो है देश को अन्य देशों के साथ जो है समझौते, संधि और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लेने के जो अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत भारत देश को कौन कौन से अधिकार, भारत सरकार को कौन कौन से अधिकार मिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से और देशों से करार करके ऋण ले सकते हैं अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। आप टिप्पणी कीजिए। इस संदर्भ में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ लोग 60 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है। जिस देश के 52% लोग बोलते हैं क्या है, एक भाषा, मतलब हिंदी भाषा की बात हो रही है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा हिंदी भाषा की, लेकिन हाँ, अधिकतर नॉर्थ इंडिया के लोग ही हिंदी भाषा है। तो आप देख सकते हैं लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, मतलब आमतौर पर आप देखेंगे कि, लेकिन शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है। तो आप इस पर क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन को बदलना चाहेंगे तो पूरा ही बदल जाएगा। आप जिसे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को क्या है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है, ये मूल अधिकार है आपका, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोगों को अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपनी भाषा और संस्कृति को क्या है, बोलने और संरक्षित करने का अधिकार है। और शिक्षा का माध्यम भी, ठीक है, अपनी भाषा में, मातृभाषा में ले सकता है। तो आप ये कहाँ तक भारतीय संविधान के तहत जो है भारतीय लोगों की जो है सांस्कृतिक और भाषाओं की जो है सांस्कृतिक और भाषाओं की ज़रूरतों
को या उनके अधिकारों को पूरा करता है। इस संदर्भ में देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडिफाई करें, हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति को बोलने, जो है भाषा को बोलने और संस्कृति को क्या है, संरक्षित करने का अधिकार है। लेकिन आप देख सकते हैं इस संदर्भ में भारतीय लोगों को या भारत सरकार को भारतीय लोगों को जो है शिक्षा और संस्कृति के संदर्भ में, ठीक, क्या क्या काम कर सकते हैं। बन नहीं रहा है क्वेश्चन आपके लिए ठीक से, यहाँ पे आप इसे ऐसी भाषा में लिख लीजिए, नहीं तो ये मॉडिफाइड करते करते हालांकि कर दूंगा मैं। सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके अधिकारों को क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया है। हम देख सकते हैं सरकारी नीतियों के विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। तो देख सकते हैं सरकार ने उनके साथ नेताओं को गिरफ्तार किया है। भारतीय संविधान के तहत अब लोगों को क्या है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है, खासकर उन संगठनों को जो काम करते हैं या वर्कर यूनियन को। अभी पहले हड़ताल करने का अधिकार था, लेकिन अब इसे कहा गया है कि आप काम करेंगे लेकिन अपना विरोध जारी रखेंगे। लेकिन आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छिपाने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, तो देश के रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छुपाने के लिए अखबारों को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है छापने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन करें तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है प्रेस को भी स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है। लोकतांत्रिक क्या सरकार मतलब मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप कोई भी शब्द जोड़ सकते हैं, मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया, तो को भारतीय संविधान के तहत कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, क्या सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में भारतीय संविधान के तहत अखबारों या अखबार, प्रेस, प्रिंट मीडिया, जो भी आप नाम लिखना चाहें वहाँ लिख सकते हैं, उनके विरोध में लिखने का अधिकार है। आप चर्चा कीजिए। ठीक, इस संदर्भ में से देख सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 10वां, तो देख सकते हैं अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ते के रूप में सामने आई है। इन समूह की सरकार इनका फैसले के असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें थी, आप इसे देख सकते हैं। 2004 में औसत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे लोगों की आमदनी $162 थी। गोरे परिवार के पास औसत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज़्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों को वोट डाले थे। मतलब ये कहना यहाँ चाह रहा है कि जिनके पास आमदनी ज़्यादा, वो शिक्षित थे, लगभग वो लोग वोट देने का अधिकार उनको ज़्यादा था। अभी इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये लोग आमदनी के हिसाब से समाज की ऊपरी 20% में आते हैं। दूसरी ओर $15,000 से भी कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले हिस्से या 20% हिस्से में आते थे। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से आता था। इनमें से उन्हें अपनी राय और चिंताओं ने नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिला है। यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। हम बात करेंगे यह जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी क्या करेगी, दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था क्या है पर करने पर उतना ही ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंताओं पर भी नियमित रूप से गौर करते हैं। आप इस रिपोर्ट आई थी उसकी ये बातें थी, इस संदर्भ में आप इन्हें देख सकते हैं।
और अब बात करें इस रिपोर्ट की सूचनाओं का आधार बनाकर भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखें। ठीक है, सेम प्रक्रिया को आप फॉलो भारतीय लोकतंत्र में उतार दें और इस पे आप एक ऐसे लिख डालिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, और लिखें भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान में प्रासंगिकता, या भारतीय लोकतंत्र अभी कह सकते हैं जो भारतीय लोकतंत्र का आइडिया है ये विकास की प्रक्रिया के क्रम में, ठीक है, आप इस पर चर्चा कीजिए कि अभी हम लोग जो लोकतंत्र का विकास है वो अभी हम लोग भारत देश का जो लोकतंत्र है वो कहाँ तक पहुँचा है उस विकास की प्रक्रिया में, क्योंकि आपका विकास हो रहा है मतलब लोकतंत्र का विकास हो रहा है। तो लोकतंत्र का विकास भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अधिकांश खबरों में एक संपादकीय पृष्ठ होता है, आपने देखा होगा कि जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पर एक संपादकीय पृष्ठ होता है। इस पन्ने पर अखबार समकालीन घटनाओं पर अपनी राय प्रकाशित करता है और क्या करेगा, और देखिएगा आप कि अखबार दूसरे बुद्धिजीवियों लेखकों के लेख और विचारों को भी छापता है। इसी पन्ने पर पाठकों की राय टिप्पणियों पर भी क्या है पत्रों में छपती हैं। आप अपनी राय टिप्पणियां लिख सकते हैं। तो पत्र जो है पत्रकारिता या समाचार पत्र आपकी टिप्पणी या पत्र को छापते हैं। किसी अखबार को 1 महीने तक पढ़ें, उन संपादकीय टिप्पणी लेखों पाठकों के पत्रों को काट कर जमा करें जिनका रिश्ता क्या है लोकतंत्र से है। इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांट कर रखो। ठीक है, आप इसे लिखें, आप जो भी आप टिप्पणी पढ़ें, जो भी काट कर रखें पर्ची, तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र का संवैधानिक और गैर कानूनी पहलू रखें, नागरिक अधिकारों पर लिखें, चुनावी पार्टियों की राजनीति पर लिखें, लोकतंत्र की आलोचना। आप इस चारों पॉइंट, ठीक है, इस लोकतंत्र पर और गरीबी पर लेख लिखते समय आप इस पे इन पॉइंटों को डालकर लिख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और गरीबी पर लेख लिखने के लिए भी आपको इन पॉइंटों की आवश्यकता पड़ेगी। कि लोकतंत्र और गरीबी पर आप देख सकते हैं ये संवैधानिक और कानूनी पहलू देख सकते हैं, नागरिक अधिकारों की बात करें, चुनाव और पार्टियों में राजनीति देख सकते हैं, लोकतंत्र की आलोचना में भी आप लिख सकते हैं, लोकतंत्र की आलोचना लोकतंत्र और गरीबी पर लिख सकते हैं। तो आप इस पर एक लेख लिखें। आप इस चैप्टर को पहले पूरा पढ़ें, समझें हमारे वीडियो से, फिर इस पर आप लेख लिखें, क्वेश्चन देखें